हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? हेलो अगस्ती जी, ए वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं बताइए? बढ़िया है जी। हाँ, फाइनली आई एम बैक इन माई स्टूडियोज। और आप जानते हैं यहाँ से क्लास लेने का मजा कुछ और ही है, तो उस मजे का पूरा आनंद लेंगे। मैंने अभी चेक नहीं किया भाई, मैं चेक करूंगा। बाकी नोटिफिकेशन तो जिसका उठो, मौका जहां मिले वहां पे फॉर्म फिल करना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यस, इसका भी मैं वी ब्लॉग बनाऊंगा। मैंने अभी आपको देखना 1-2 दिन के अंदर कुछ वीडियोस, ऐसे छोटे छोटे रैंडम वीडियोस में आपको अभी जब मैं घूमने गया था वो भी अपलोड करूंगा। यस, चलिए सर, तो आज पहले हम बात करते हैं, जैसा आपको इमेज में नजर भी आ रहा है, वेरी गुड। आज जो पहला टॉपिक हमें नजर आ रहा है दैट इज टोकनाइजर। तो जो पहला फेज हम पढ़ते हैं कंपाइलर डिजाइन के अंदर, अगेन मुझे याद करके बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट फेज इन कंपाइलर डिजाइन? पहला फेज क्या है? लेक्सिकल एनालिसिस। यस, और इतना तो लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझ ही लिया था, मुझे दोबारा याद दिलाएं। बता सकते हैं लेक्सिकल एनालिसिस क्या करते हैं? लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, कौन बताएगा? व्हाट लेक्सिकल एनालिसिस डू? स्पेल चेक करता है। वेरी गुड, स्पेल चेक करता है। और बेसिकली है ना, इनपुट और आउटपुट की टर्म्स में अगर बात करें तो इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? इनपुट है स्ट्रीम, है ना, या करेक्ट आप बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, या टू बी प्रिसाइज क्योंकि प्री प्रोसेसिंग हम कर चुके हैं, तो इनपुट है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज और आउटपुट है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। यस और नो? यस। तो इनपुट को टोकन्स में डिवाइड करता रहता है। जरा ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है? एक तरीके से डिमांड दिखाया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले पार्सर। अब पार्सर कौन है हमारा? स्टेप नंबर 2 सिंटैक्स एनालाइजर। तो पार्सर डिमांड करता है गेट नेक्स्ट टोकन, यानी कि एक फंक्शन कॉल करता है, डिमांड करता है लेक्सिकल एनालाइजर से कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टोकन चाहिए, है ना। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है? इनपुट है सोर्स प्रोग्राम, वो इनपुट लेता है सोर्स प्रोग्राम, और आउटपुट टोकन फाइनली किसको देता है? सिंटैक्स एनालाइजर को या पार्सर को। तो इनपुट इज द सोर्स प्रोग्राम एंड आउटपुट इज द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स वन आफ्टर अनदर, जो हम किसको दे रहे होते हैं? पार्सर को दे रहे होते हैं। क्या ये बात आपको समझ आती है? बहुत साधारण बात है। इस डायग्राम में तो खैर ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हमने पहले से ऑब्जर्व ना किया हो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आगे अगर मैं बात करूं, है ना, और जो स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं इन कंप्यूटर साइंस। अब देखिए कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी, और जैसा आप जानते हैं कि कभी ये वर्ड कभी वो वर्ड, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से अलग अलग पॉइंट लिखने की कोशिश करता हूं। सो इन कंप्यूटर साइंस लेक्सिकल एनालिसिस और लेक्सिंग और टोकनाइजेशन is a process of converting sequence of characters into a sequence of tokens। क्योंकि इनपुट प्रोग्राम जो है उसको आप एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? सीक्वेंस ऑफ टोकन में। A lexeme is a special sequence in the source program that matches the pattern for a token and identified by lexical analyzer
एज अ इंस्टेंस ऑफ दैट टोकन। अभी बड़ी शानदार बात है, एक एक पॉइंट इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझेंगे। क्या हर स्ट्रिंग या हर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लेक्सिम होगा? मुझे बताओ पहले, क्या हर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लेक्सिम होगा? जी नहीं, है ना। अब जैसा अगेन बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन पहले भी हम बात कर चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर नजर आ रहा है, ये किसको प्रोसेस कर रहा है? इंट को, है ना, INT। तो हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था, इसको रिकॉग्नाइज हम कैसे करते हैं, आगे और अच्छे एग्जांपल्स भी ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वी हैव फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारे पास क्या होता है, वी हैव फाइनाइट ऑटोमेटा लाइक दिस, है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर I है, देन N है, देन T है, लाइक दिस। जैसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे आंसर मिलेगा। तो लेक्सिम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम, और जो पैटर्न है ये पैटर्न मैच हुआ, और पैटर्न मैच हुआ तो अब मैं आपको डिफरेंस याद दिला रहा था दोबारा। इंट जो है वो टोकन है या लेक्सिम है? मुझे बताओ। व्हाट इज इंट? इंट इज अ लेक्सिम। वेरी गुड, इंट इज अ लेक्सिम। हाँ, अब उसका जो टाइप है, तो इंट क्या है? इंट एक कीवर्ड है, यस और नो? मुझे बताओ। इंट एक कीवर्ड है, तो टोकन हम बोलेंगे कीवर्ड, है ना, और लेक्सिम बोलेंगे इंट। क्या ये बात समझ आती है? टोकन इज कीवर्ड, वेरी गुड, और लेक्सिम हमारा हो गया इंट। अच्छा, यहां पर अगर इंट की जगह नेट होता तो बताओ वो लेक्सिम होता, टोकन होता, कि कुछ भी नहीं होता? वेरी गुड, वेरी गुड, वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अभी ये वैल्यू एग्जैक्टली कैसे चेक करते हैं वो भी समझेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं ना, एक तरीके से इनको आप ऐसा मान के चलो ग्रामर का प्रोडक्शन है। अगर लेटर हमारे पास है तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है हर चीज की। अगर लेटर हमारे पास है तो लेटर के लिए या तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड, या तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड, लाइक दिस। देन डिजिट हमारे पास है, यूजिंग डिजिट यू कैन गो टू 0 to 9। अब ये देखिए, अगर थोड़ा सा आइडिया आप लोग को होगा किसका, TOC के अंदर एक्सप्रेशन जब हमने पढ़े थे, तो यहाँ देखिए, लेक्सिम इज a sequence of character, then net is also a sequence of character। obviously हम किसी को भी लेक्सिम नहीं मानेंगे ना। लेक्सिम इज a sequence of character that matches with the pattern of a token। तो क्या नेट किसी टोकन का पैटर्न है? आप बताइए। बात सिर्फ सीक्वेंस की नहीं है ना, बात हमारे पैटर्न की भी नहीं। कोई पैटर्न नहीं है सर। इट इज जस्ट लाइक ए स्मॉल स्पेल चेक करना। यस, सिंबल टेबल से पता लगेगा। देखो अगेन मुझे फिर वो लगता है हमारे सोचने की डायरेक्शन अलग हो जाती है। अभी हम इसकी बात करेंगे भाई साहब। इसके लिए हम DFA बनाते हैं अलग से, और सिंबल टेबल से लेक्सिकल एनालाइजर में लास्ट क्लास में इस पे बात की है। लेक्सिकल एनालाइजर का काम इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है ज्यादातर केस में, या रीड करना? भूल गए? स्टोर करना होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बात समझाई थी कि जो पहले दो फेज होते हैं, दैट इज द लेक्सिकल एनालाइजर एंड द सिंटेक्स एनालाइजर, उनका काम है स्टोरेज करना, है ना। रही बात इसकी कि एग्जैक्ट पैटर्न कैसे पता लगेगा, मैं ये भी आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि हाउ लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म इट्स ड्यूटी। क्या मैंने वहां आपसे सिंबल टेबल का जिक्र किया है? जी नहीं, हमने क्लियर कट बात की है फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा हम ये लेक्सिम और टोकन समझने की कोशिश करते हैं। अभी कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे इसके बारे में। यस, ओके ओके। अच्छा अगेन, अब जैसा आइडेंटिफायर है, अब यहाँ देखो, इतना सब ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब ये आइडेंटिफायर का रूल बता रहा है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, इंट बना सकते हैं, कैर बना सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का। वेरिएबल के नाम का रूल बता रहा है। अब देखिए क्या रूल बता रहा है। इट कैन बी अ लेटर, और नाउ ग्रामर के अंदर दिस मीन्स चॉइस, सो इट कैन बी अ लेटर और अ डिजिट
और अंडरस्कोर एंड देन होल स्टार। देखिए जरा पूरा पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो या तो लेटर होगा या तो फिर लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर का कोई भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यस, सिमिलरली फ्रैक्शन होगा तो डिजिट के बाद डॉट डिजिट भी मिलेगा, या एप्सिलॉन हो सकता है। एक्सपोनेंट का क्या पैटर्न है, नंबर्स क्या है, ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पैटर्न आपको याद करने, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। अब जैसे अगेन आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि सिंबल टेबल की मदद से करता है, भैया ये रूल इसीलिए तो लिखे हैं, ये जो रूल्स हैं ये रूल्स मुझे क्या बताने में हेल्प कर रहे हैं बताओ, कि जो मैं रीड कर रहा हूं वो एक लेक्सीम है कि नहीं है, और अगर लेक्सीम है तो किस टाइप का लेक्सीम है, यानी कि उसका टोकन क्या है। सही बात है कि नहीं? ये रूल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, where token is a string, सर नेट को आइडेंटिफायर कंसीडर करेगा। देखिए ऑब्वियसली जो भी पैटर्न होगा ना उसका एक सिंटेक्स भी है ना। जैसे इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए इंट के बाद नेट लिख देता हूं, तो क्या हो सकता है इसको ऐसा लगे कि इंट जो है, नेट जो है वो इंटीजर टाइप का आइडेंटिफायर है। जी हाँ, है ना। तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे सिर्फ पैटर्न की बात है, क्योंकि मजे की बात क्या है, वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। सही बात है कि नहीं? क्या वेरिएबल का वैलिड नाम होगा, क्या ये बात हम पहले से बता सकते हैं मशीन को या कंप्यूटर को? नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, वो नाम अगर आएगा तो कहाँ आएगा ये तो जरूर बता सकते हैं ना। सोचिए इस बात को, बता सकते हैं। तो अभी नेट इन जनरल आप सोचोगे तो इन जनरल नेट नहीं लिखा मिलेगा, लिखा मिलेगा तो डेटा टाइप के बाद लिखा मिलेगा। वो सिंटेक्स हमें कैसे ऑब्जर्व करना है वो भी हम समझ लेते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ बनना रेगुलर एक्सप्रेशन से ही है, या आपस की जो पोजीशन है, फिर ये काम सेकंड लेवल स्टेज का है। जो रिलेटिव पोजीशन है वो कौन तय करता है बताओ? जो रिलेटिव पोजीशन है वो ग्रामर चेक करता है। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस, ओके। सो मैं लिखता हूं वेयर टोकन इज अ स्ट्रिंग विद एन असाइंड एंड आइडेंटिफाइड मीनिंग, यानी कि उसका जो टाइप है एक तरीके से, जैसे मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था। तो दोबारा इस बात को लिखता हूं, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लेक्सीम बोलते हैं, और उसका जो लॉजिकल मतलब है उसको हम टोकन बोलते हैं। यस और नो? जैसा कि नेट जो है वो हमारा मान लीजिए कीवर्ड है, नाउ दैट इज द टोकन, और इंट अकेला अपने आप में क्या है, लेक्सीम है। क्या इतनी बात समझ आती है? अच्छा, एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि एग्जैक्टली ये काम हम करते कैसे हैं, है ना। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या उसमें बहुत डिटेल में हम जाते हैं? नहीं। तो जैसे यहाँ पे ना डायग्राम में दिखाया गया है, आपने पूछा नहीं, जिसको हम बोलते हैं बैक पॉइंटर, उसको बोलते हैं फ्रंट पॉइंटर। आगे बढ़ते हैं, जहां भी हमें एक पैटर्न समझ आ रहा होता है रिकॉग्नाइजेबल, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइनाइट ऑटोमेटिक की हेल्प से पढ़ेंगे। उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है उसकी बात करेंगे, बट जहां भी हमें एक पैटर्न समझ आ रहा होता है वहीं पर हम मान लेते हैं कि हमें फाइनली एक टोकन या अगेन उसका जो बेसिक टाइप है एक लेक्सीम हमें मिल गया। जैसे 2-3 पॉइंट से मैं समझाता हूँ, आगे देखिए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर is also known as lexer और lexical generator। ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, और आप जानते हो कि टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर साइंस में थोड़ी थोड़ी वेरी करती है बेस्ड ऑन द राइटर, बट ये टर्मिनोलॉजी देख के कभी अपने को घबराने का नहीं है ना। तो लेक्सर बोल रहा है या लेक्सिकल जनरेटर बोल रहा है, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए, इसने एक एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला x इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ देखिए क्या क्या टोकन्स हमें मिलेंगे। क्या x एक आइडेंटिफायर, लिस्ट लिख रहा है पूरा, उसके बाद इक्वल टू एक ऑपरेटर है, अगेन आइडेंटिफायर, देन एन ऑपरेटर, देन एन आइडेंटिफायर, अगेन एन ऑपरेटर, देन ए लिटरल। तो यहाँ पर कांस्टेंट को क्या बोल रहा है, लिटरल, एंड देन सेमीकोलन जो है हमारा सेपरेटर। तो इस एग्जांपल में वो बता रहा है कि किस तरह से जो हमारा एक सिंपल सा लाइन है या यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको वो वन बाय वन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है।
यस अच्छा, ये तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट एक दो बात मैं आपको याद दिलाऊं, क्या लेक्सिकल एनालाइजर की कुछ एडिशनल ड्यूटीज भी थी? अगर आपको याद हो, पहले हमने बात की थी, एक बार उसको दोबारा रिवाइज करना जरूरी है। हाँ, कौन कौन सी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, वो है कमेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रोग्राम लिखते हुए क्या हम आमतौर पे कमेंट्स लिखते हैं? हाँ, जैसे यहाँ पर आपको सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट्स नजर आ रहे हैं। लुक एट दिस, नाउ दिस इज अ कमेंट, now this is again a comment, this is again a comment, yes, है ना? But now that is the responsibility of the lexical analyzer कि इन सारे के सारे comments voices को भी फ्यूचर तक कंसीडर करना है कि रिमूव कर देना है। अच्छा, अगेन ये शायद ये बात पहले भी शायद हम कर चुके हैं। इसका काम इनको इग्नोर करना है या रिमूव करना है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका काम इनको इग्नोर करना है कि रिमूव करना है? सर, इसका काम इनको रिमूव करना है। यस, इग्नोर नहीं करना, रिमूव कर देना है। बिकॉज अगर मैं इग्नोर करूंगा तो फिर अगले वाले जो स्टेज होगा उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे अगले को पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे अगले को पढ़ना पड़ेगा, इजंट इट? अच्छा, रिमूव करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट कोड में जाकर रिमूव कर दूंगा। फिर तो एक बार आपने कंपाइल किया, सारे के सारे कमेंट चले गए। मेरे पास जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसमें स्टेज 1 में मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि आने वाले प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना तो जब भी आपने कंपाइलेशन किया, उसने उठा के सारे कमेंट रिमूव कर दिए, ऐसा नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दोबारा याद कर ली। उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस, व्हाइट स्पेसेस, इसकी भी मैं बात कर चुका हूँ। यस, तो जितने भी व्हाइट ब्लैंक स्पेसेस हैं, है ना, उन सबको रिमूव करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ये बात याद रखेंगे? देखिए, वही मैं समझाता हूँ। प्री प्रोसेसिंग, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था ना, एज अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम हमने 4 स्टेजेस पढ़े। बताओ कौन कौन से? लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने 4 स्टेजेस पढ़े, कौन कौन से? डायग्राम याद दे रहा हूँ, याद है? सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करना, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग करना, उसके बाद कंपाइलेशन करना, उसके बाद यस असेंबलर, देन लोडर एंड लिंकर। अब यहाँ पे देखो, एक बात आपको समझनी है कि जो वैल्यू बाय वैल्यू हम काम करते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। बट रही बात क्या कहते हैं कमेंट रिमूव करने की, क्या प्री प्रोसेसर का काम मैंने ये बताया कि कमेंट रिमूव करना है? कमेंट के लिए आप बोल रहे हैं क्या? नहीं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ एक बार। प्री प्रोसेसर के कौन कौन से काम बताए थे, याद करके बताओ। चलो अगर ऐसा है तो हैश इंक्लूड, वेरी गुड। हेडर फाइल्स इंक्लूड करना है। उसके बाद अगर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं उनको एक्सपैंड करना है, वेरी गुड। और बताओ, फाइल इंक्लूजन करना है, यस। तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री प्रोसेसर की, है ना। तो किसको सपना आया था अभी के ब्लैंक स्पेसेस? तो हाँ, वो मैंने आपको बताया था। किसने पूछा था, मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 तरह के पैटर्न होते हैं। बहुत सारे पैटर्न हम ऐसे बनाते हैं, लिखते हुए हम इस तरह से काम करते हैं, जिनका प्रोग्रामिंग से लेना देना नहीं होता, बट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से लेना देना होता है ना। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए होती है, हमारी सहूलियत के लिए, कि हम उन्हें अच्छे से रख सकें और प्रोसेस कर सके। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है सेमीकोलन।
अब आप मुझे बताएं, सेमीकोलन लगाने का काम क्या होता है जब हम बाद में सेमीकोलन लगाते हैं, खासकर लाइन के एंड में? ये सिर्फ एंड ऑफ द स्टेटमेंट है, सेपरेटर है ना। जैसे अगेन इसको अपन फुल स्टॉप बोल सकते हैं, इसको अपन पूर्ण विराम बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से टर्मिनेटर है ना। अगर आप सेमीकोलन के बाद एंटर ना दबाएं, नई लाइन में ना जाएं और वहीं से अगली लाइन लिखना चालू कर दे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्वियसली वो अच्छे से काम या समझदारी हमारी नहीं है, हमें उसमें क्लैरिटी नहीं आती है, रीडेबिलिटी बोल सकते हैं, रीडेबिलिटी विल बी एन इश्यू। तो उसको हैंडल करने के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए, अगर उस तरह के कोई भी आपने चेंजेस किए, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिन्हें बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो उनको अपन हटा देंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं है, इजंट इट। अगर कोई मान लीजिए चेकिंग कर रहा है वर्ड के अंदर, अब आपने कितने एंटर लगाए, कितने स्पेस लगाए, अपने हिसाब से अपना जो फाइल है उसको हैंडल किया होगा, लाइक दिस। एक और इम्पोर्टेंट काम देखिए जिसकी वजह हमने बात नहीं की, एक और इम्पोर्टेंट काम है किस चीज का, वो ये कि जो एरर मैसेजेस हैं, क्या कंपाइलर आपको एरर बताता है बाद में कौन कौन से एरर हैं? यस, बट इमेजिन करिए इफ इट इज अ लॉन्ग कोड, तो क्या वो एरर सर्च करना, ढूंढना एक मुश्किल काम होगा? यस और नो? यस। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। वो क्या, देखिए क्या लिखता हूं ऊपर, कोरिलेटिंग विद एरर मैसेज अलोंग विद लाइन नंबर्स। तो यहां पर कोड की हर लाइन को एक नंबर देना, और उसका सिर्फ एरर नहीं बताना, ये भी बताना कि एरर कौन सी लाइन में है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। याद रखेंगे क्या? कमेंट्स रिमूव करना, ब्लैंक स्पेसेस हटाना, और एरर के साथ लाइन नंबर एसोसिएट करना, यानी कि हर लाइन को एक नंबर देना और उसके बाद बताना कि कहाँ क्या एरर है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? लेक्सिकल एनालाइजर की। क्या बात समझ आती है? ओके। अब देखिए एक्सप्रेशन की मदद से किस तरह से हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक एक बात समझेंगे। और मैं डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ। लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है लेक्सिकल एनालाइजर से। वैसे तो एग्जाम की बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ज्यादा मौका मिलता नहीं है कि लेक्सिकल एनालाइजर से क्वेश्चन पूछा जाए, बट कभी कभार पूछा जाता है और बहुत अच्छा पूछा जाता है। जरा इसको आप ऑब्जर्व करें। जिन लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो घबराइएगा मत। मतलब अगर ये जो पैटर्न लिखा आप इसे पढ़ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, हालांकि इसने इस स्टेटमेंट में शायद उसे बताने की भी कोशिश की है ना। तो एक बार आप इसको ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कुछ बात समझ आती है क्या, फिर इसमें आगे डिस्कशन करेंगे। वेरी गुड। जल्दी आंसर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, पहले पूरी बात समझिएगा, एक एक स्टेटमेंट ये क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। टाइम कम पड़े तो बताइएगा। ये सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए कि अगेन अगर एग्जामिनर चाहे तो ऐसे ऐसे टॉपिक जिनको हम कभी सीरियसली ना लें उनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करने बात समझ आती है। हो गया, वेरी गुड।
जी हाँ, जी हाँ। ओके, तो बहुत भारी कंफ्यूजन है। एक बार देखते हैं वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू। ए को मिले हैं 19% वोट, बी को मिले हैं 10%, सी को मिले 41% और डी को मिले 30%। तो एक एक करके मैं वैल्यू बाय वैल्यू देखता हूँ, ऑब्जर्व कराता हूँ आपको, और फिर जहां जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। देखिए क्या लिखता है ये, कहता है a lexical analyzer uses the pattern to recognize the three tokens T1, T2, T3 और the alphabet ABC। और अब आप जो पूछ रहे थे किस तरह से इस्तेमाल करता है, तो सर फॉर एवरी टोकन वी हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एवरी। अच्छा एक बात मुझे बता दो दोबारा क्लियर कट, रेगुलर एक्सप्रेशन होना या फाइनाइट ऑटोमेटा होना सेम बात है या अलग अलग बात है? रेगुलर एक्सप्रेशन होना या फाइनाइट ऑटोमेटा होना दोनों सेम ही बात है ना? द पावर ऑफ ए रेगुलर एक्सप्रेशन इज सेम एज पावर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। If any language can be represented by a regular expression, then it can also be accepted by finite automata। ठीक है सर, तो तीन एक्सप्रेशन यहाँ पर इसने लिखे हैं, एक एक करके मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये बता रहा है क्वेश्चन मार्क तो हमने पढ़ा नहीं था। X क्वेश्चन मार्क मीन 0 और 1 अकरेंस ऑफ द सिंबल X, यानी कि ये सिंबल 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, ये मतलब है क्वेश्चन मार्क का। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इफ यू अलाउ मी, है ना, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैन आई से दिस इज ए इन चॉइस विद एप्सिलॉन इंस्टेड ऑफ आई राइट ए क्वेश्चन मार्क। ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। why don't should I write like a plus epsilon to give me a sense of clarity? Similarly, now that is not the exact syntax how an expression should be, because यहाँ पर ये oblique करके दे रहा है। तो again with your permission can I write like b plus c का whole star, जिससे कोई confusion का स्कोप ही ना रहे, and उसके बाद termination by a। So there you have a choice, starting में या तो a होगा या तो epsilon भी हो सकता है, and then you can generate any string of b and c, लेकिन लास्ट में a आएगा। Similarly, अगर यही अंडरस्टैंडिंग में टोकन T2 पे अप्लाई करूं तो दैट इज गोइंग टू बी b प्लस एप्सिलॉन, उसके बाद चॉइस रहेगा a और c का, एंड देन द स्ट्रिंग मस्ट बी टर्मिनेटेड विद b, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट T3 यहाँ पर c के साथ चॉइस दिया। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले a के साथ चॉइस दिया, यू कैन सी, फिर b के साथ दिया, इधर c के साथ चॉइस दे रहा है, एंड along with again you have a choice of a plus b का होल स्टार टर्मिनेटेड विद c। क्या ये तीनों पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? पहले इतना बताइए, क्या जनरेट कर रहा है, कैसे जनरेट कर रहा है, वो बात की बात है सर। पहले तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूं एक ऐसे पैटर्न में जो क्लास में ज्यादातर लोगों के लिए मीनिंगफुल हो। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ता हूं। नोट दैट द एनालाइजर आउटपुट टोकन्स that matches with the longest possible prefix। अब यहां आ गया कहानी में ट्विस्ट। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक पैटर्न देखते हैं, उसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां ये नहीं करना। इसने बोला नोट दैट द एनालाइजर आउटपुट्स द टोकन दैट मैचेस द लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स। तो जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स है उससे हम मैच कराते हैं। इस बात का क्या मतलब है अभी मैं आगे इससे डिस्कशन करूंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यस, आगे पढ़ता हूं। इफ द स्ट्रिंग, अब यहाँ पर इसने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, लेट मी ऑल्सो राइट इट सेपरेटली। सो द स्ट्रिंग इज bb a ca bc। now that is a string is processes by the analyzer, then which of the following sequence of token its output, इसमें से कौन सा सीक्वेंस ऑफ टोकन आउटपुट होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे तीनों पैटर्न लिखे हुए हैं, अपन चारों ऑप्शंस हमारे पास है। अब देखिए जब मैं स्टार्ट से प्रोसेस करना स्टार्ट करूंगा, लेट मी गो वन बाय वन।
आप मुझे बताइए, T1 की पहले मैं बात कर रहा हूं सर, लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स मींस होल स्ट्रिंग। रुक जाओ 1 मिनट, पता लग जाएगा, बताओ। या और 2-3 क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लो अभी। हाँ आकाश बताओ बेटा, वेरी गुड। 2 मिनट के अंदर कर सकते हो क्या? ठीक है, तब देखिए, अगर मैं यहां से पैटर्न देखता हूं, T1 की ऑब्जर्वेशन आपसे चाह रहा हूं, और इधर देखिए T1 में सबसे पहले A और एप्सिलॉन है। मैं सैंपल बाय सैंपल आगे बढ़ता चलूंगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या क्योंकि मैं B से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आई एम वेरी मच श्योर कि इससे मुझे एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। आई एम वेरी मच श्योर कि T1 का अगर मैं पैटर्न यूज करता हूँ टू जनरेट दिस वन, मुझे एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, B प्लस सी का होल स्टार, बट यहां पर A आ गया है, तो B प्लस सी का होल स्टार, आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे यहां से डबल B जनरेट करना होगा। C का पैटर्न में जनरेट नहीं कर पाऊंगा। यस, और उसके बाद क्योंकि सिंगल A है, कोई चॉइस कोई ड्रामा नहीं है, तो बस मैं सर यहीं तक जा सकता हूं। अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं तो मैं ये पूरा पैटर्न जनरेट नहीं कर सकता। द लॉन्गेस्ट पैटर्न स्टार्टिंग विद जो मैं जनरेट कर सकता हूं दैट इज BBA, जिसका लेंथ है 3। क्या इतनी बात समझ आती है आपको? मुझे बताइए। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन नॉट जनरेट दिस। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि प्रीफिक्स हमें अभी समझ आया या पता नहीं क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भैया प्रीफिक्स जो है वो TOC की पहली क्लास में पढ़ाता हूं मैं। यस, और पूरे सब्जेक्ट के अंदर बारी बारी से इस पे काम किया है। प्रीफिक्स समझ आ गया? भाई एक बात बताओ, प्रीफिक्स मैंने पढ़ा नहीं था कि आपको पहले? प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, किसी स्ट्रिंग में टोटल कितने प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, DFA भी डिजाइन कराया है। हाउ टू डिजाइन अ DFA वेयर विच आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल प्रीफिक्स। फिर ये क्या बेवकूफी की बात हुई? चलिए खैर कोई बात नहीं, अगला पैटर्न ऑब्जर्व कर। अच्छा मुझे बताओ, आपको ये समझ आ रहा है कि हमें तो लॉन्गेस्ट चेक करने की बात करनी है। अब जरा T2 की तरफ आइए, लुक एट T2। यहां पर एज इट सीम्स कि डबल B से स्टार्ट कर रहा है, ये तो और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि पहले पैटर्न से क्या मैं डबल B जनरेट कर सकता हूं? मुझे याद दिलाइए, कैन आई जनरेट अ डबल B? नो, या तो एप्सिलॉन होगा या तो सिंगल B होगा सर, और कोई पॉसिबल ऑप्शन है नहीं। या तो एप्सिलॉन या तो सिंगल B। तो यहां से मैं सिंगल B ले लेता हूं। मजे की बात क्या है, बिकॉज डबल B है, इस पूरे से मुझे एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। neither I can have A nor I can have C, so I must go with epsilon and then इससे भी मैं B जनरेट करूंगा, और यहीं तक मेरा टोकन पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो इसका मतलब मेरे को मैक्सिमम लेंथ जो स्टार्टिंग वाली मिलेगी, जो प्रीफिक्स वाली मिलेगी, वो मिलेगी लेंथ 2। क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? अब आ जाते हैं फाइनली थर्ड टोकन पे, और यहां आप देखिए कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अगेन स्टार्टिंग में C का चॉइस है, बट C से तो मेरे को स्टार्ट करना नहीं है। तो व्हेन थर्ड पे भी अगर मैं जाऊंगा तो शुरुआत कुछ अच्छी नहीं है। आई मस्ट हैव एन एप्सिलॉन। ऑब्जर्व करिए, क्या स्टार्टिंग में मेरे को एप्सिलॉन जनरेट करना पड़ेगा? यस, बट देन ये जो पैटर्न है नाउ दैट सीम्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पर A प्लस B का होल स्टार लिखा हुआ है, और ये क्लियर कट 4 लेंथ यानी कि BBAA मुझे जनरेट होती नजर आ रही है। BBAA देखिए जरा, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? उसके बाद मुझे C मिलेगा, सो देयर इज ऑल्सो C आई एम गेटिंग। तो बहुत अच्छी शुरुआत हमने की है। BBAAC अगर यहां तक हम जाएं तो लेंथ 5 तक हम चले गए। ऑब्जर्व करिए, इस केस में सवाल ये नहीं था
कि आप किससे जनरेट कर सकते हैं, शायद इसीलिए इतने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी मिले। T1 T2 T3 देन T1 T1 T3 देन T2 T1 T3, क्या शायद इन सभी से ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी? हाँ, लेकिन सवाल क्या था? फिर वही बात है, अब नोट पढ़िए दोबारा। एनालाइजर आउटपुट्स द टोकन दैट मैचेस द लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स। ये उसको आउट नहीं करेगा जो जनरेट करेगा, जनरेट तो शायद सब करेंगे, उसका आउट करेगा जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स बनाएगा। इस केस में इसलिए देखिए मैंने सैंपल बाय सैंपल आगे बढ़ा हूं। क्लियर कट T3 जो है वो बाजी जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात समझ आ रही है? यस, तो आई थिंक डी शायद आंसर होगा। अभी इसको पैटर्न को पूरा भी कर लेते हैं। बी ए सी के बाद क्या आगे का ABC भी जनरेट हो पा रहा है क्या? मुझे बताएं। ABC, जी हाँ, दोबारा हो जाएगा, जिस केस में अगेन शायद दिस पैटर्न विल बी एप्सिलॉन। अभी AB है तो इधर से मैं AB जनरेट करूंगा और C दोबारा आ जाएगा, तो सिर्फ T3 दो पैटर्न से पूरा स्ट्रिंग जनरेट होगा। यस यस यस, जिन लोगों ने पैटर्न पहले ऑब्जर्व नहीं किया तो चाहे ऑब्लिक करके लिख दे या प्लस करके लिखे, इसका मतलब देयर इज अ चॉइस बिटवीन B एंड C। या तो आप दोनों नहीं ले सकते, isn't it? You can't take B and C both. Either you take B or you take C. It is used to represent the choice. Either you take A or you take जैसे यहाँ पे B और C लिखा हुआ, so either you take B or you take C. अभी मुझे बताएं, अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है सभी को? सर नोट 0 1 वाली लाइन को एप्सिलॉन समझा दो। पढ़ो आप, क्योंकि मजे की बात क्या है, ये जो पहला नोट करके इसने लाइन लिखी है, क्या ये कोई फिक्स पैटर्न है, कोई प्रॉपर्टी है, या अगले साल यहाँ हैश @ कुछ भी आ सकता है? सर कुछ भी आ सकता है। अब इसने लिखा क्लियर कट कि x क्वेश्चन मार्क का मतलब है 0 या 1 अकरेंस ऑफ द सिंबल x। नहीं, किसी किसी दिन बेटा तुम ऐसे सवाल पूछते हो चिरंजीवी, तीसरा चौथा तुम्हारा सवाल ऐसा है, फिर मुझे लगता है ये लड़का पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है, या क्या करता है ये, या पता नहीं सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं, चलो आज क्वेश्चन खेलता हूं। अबे जब लिखा हुआ है x के आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब है 0 और 1 अकरेंस ऑफ द सिंबल x। ये कोई ऐसा बालक पूछ ले जिसने TOC नहीं पढ़ा तो भी मैं मान लूं। एप्सिलॉन का मतलब है 0, सिंगल ए, दोनों मैंने चॉइस लिख दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन मैं तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब आपको बता भी चुका हूं कि इसका मतलब ये होता है। अब इसका अलग से कैसे मतलब समझाऊं आपको, ये बताओ मुझे। कौन सी विद्या है, प्राकृत में, संस्कृत में, मलयालम में, किस भाषा में समझाऊं? ऐसी क्या चीजें जो मैं समझा सकता हूं इसमें, बताओ। वेरी गुड। मुझे लगा 0 और 1। क्यों लगा भैया? आंख खोल के पढ़ ले, मैं बोला नहीं, थोड़ी देर पहले आप ही को लगा था कि ब्लैंक स्पेसेस एलिमिनेट करना भी प्री प्रोसेसर की ड्यूटी है, ये भी आप ही को लगा था। जो चीज दी जा रही है उसे पढ़ो ध्यान से, फिर समझो, बात समझ आ जाएगी। चलिए, और कोई डाउट? हाँ, 1-2 स्टेटमेंट निकल गए बीच में। सर एक कंफ्यूजन है, सेम लेक्सिम के लिए मल्टीपल टोकन कैसे जनरेट हुए हैं, लेकिन हमने तो DFA के रेजिम में है ना, तो टोकन यूनिक होना चाहिए। ओके, एक बात आप समझिए, अगेन आई कैन गो लाइक दिस। अभी आप क्या सोच रहे हो ना, यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द आइडिया ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। देखिए एक बात समझिए,
जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना, तो आजकल बहुत सारे पार्सर्स हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, एंड समटाइम्स दे आर सो स्मार्टली डिजाइन्ड। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे ये बात तो ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर को डिजाइन करने के लिए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पावर है वो सफिशिएंट है? जी हाँ है। लेकिन sometimes the features can be so advanced कि you have to play some tips and tricks. For example, जैसे अभी मैं आपसे इंट की बात कर रहा था, बस एक आइडिया छोटा समझाता हूँ। मैं आपसे इंट की बात कर रहा था, तो इंट एक कीवर्ड है, यस और नो, यस। एक डेटा टाइप है, इसका मतलब पहले से डिसाइडेड है। बट मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इंट नाम का एक वेरिएबल इंट ही बनाना चाहूं, इज इट ओके और नॉट ओके? ये लो, चलो इसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता हूं। अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूं इंट टाइप का, सो इज इट ओके और नॉट ओके? तो देखिए, आप में से ज्यादातर लोग क्लियर कट बोल रहे हैं इट इज नॉट ओके, एरर आएगा। बट लेट मी टेल यू, नो यू आर रॉन्ग एंड दिस इज सब्जेक्टिव। देयर आर some smart compilers who even also allowed, जो अलाउ करते हैं कि आप कीवर्ड का नाम भी यूज कर सकते हो फॉर वेरिएबल। देयर आर सम कंपाइलर्स who allow that if you want you can also use the name of the वेरिएबल जो पहले से कीवर्ड होगा, है ना। तो अब इसको कैसे मैनेज करोगे? इसको मैनेज करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? एक इंट जो है वो डेटा टाइप है, बट ये एक वेरिएबल भी बना रहा है ना। तो इस तरह की ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक और बात, इसने कहीं आपसे एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो नहीं बताया, आपसे पूछा भी नहीं, यस। लेकिन इसने आपको सिर्फ एक आइडिया बताया है कि जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा उसको ये हैंडल करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग अलग ट्राई करके लॉन्गेस्ट को मैच करा लूंगा। ये काम आपका है, गूगल करिए, पता लगाइए। सर, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? डू यू नो व्हाट इज अ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या होता है? जो भी स्टार्टिंग में होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो पैटर्न आपको दिया गया है, जो टोकन T1 है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करके मैक्सिमम बी जनरेट कर पाया, तो वो एक प्रीफिक्स हो गया लेंथ 3 का। सेकंड वाला सिर्फ डबल बी जनरेट कर पाया, वो भी एक प्रीफिक्स है लेंथ 2 का। बट थर्ड वाला लेंथ 5 तक गया, 1 2 3 4 5। तो इसलिए बाकी लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा। तो जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स था वो T3 ने ही जनरेट किया है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स तो कंप्लीट स्ट्रिंग होता है ना। अबे जब कंप्लीट स्ट्रिंग होगा, यस, तो फिर लॉन्गेस्ट कैसे होगा? फिर तो स्ट्रिंग ही हो गया ना। एप्सिलॉन और कंप्लीट स्ट्रिंग। अच्छा, मैं बस एक बात पूछ लेना चाहता हूं मेरे मित्र मोहित से, क्या बोल रहा है ये? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में सबसे पहले T2 लिखा है क्या? मैं ऑलरेडी एग्जांपल से बता चुका हूं, मैं क्या बोलूं आपसे। इसने यहाँ पे सही या गलत पूछा है कि लॉन्गेस्ट पूछा है? ये बताओ बेटा पहले। वेरी गुड। अब बोलो ना, इट कुड ऑल्सो बी करेक्ट और व्हाट कुड ऑल्सो बी करेक्ट। इसने लॉन्गेस्ट की बात की है ना। क्या ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि शायद ये सारे के सारे पैटर्न ही ये स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे? हाँ, मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं, यस। लेकिन यहां पर सवाल ये था कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स के हेल्प से, यानी कि जो स्टार्टिंग का जो पैटर्न सबसे ज्यादा, वो कैसे होगा? अच्छा, अब अखिलेश यादव, ये वैसे ना बहुत क्लैरिटी रहती है, औरों को कोई कंफ्यूजन हो तो उसको रिजॉल्व करते हैं। ये मुझसे पूछ रहे हैं अब कि T3 2 बार क्यों लिखा है? ये मुझसे पूछ रहे हैं
T3 2 बार क्यों लिखा है? वैसे इनका ज्ञान जो है नेक्स्ट लेवल है। किसी की आलोचना करनी हो, किसी को समझाना हो, तो उसमें नंबर 1 है। मैं पागल आदमी, ऑलरेडी दोनों पैटर्न जनरेट करके दिखाए हैं मैंने। पहली बार पैटर्न करूंगा तो लेंथ 5 तक जा सकता हूं। उसके बाद जो बचे हुए पैटर्न है भाई, वो ABC अभी भी बना हुआ है। दूसरे केस में पहले एप्सिलॉन होगा, फिर AB होगा, फिर C होगा। पता नहीं अभी तक क्वेश्चन में कुछ जो पढ़ा है वो कुछ पल्ले पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है, ऐसे ही चल रहा है गेम। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा इसमें समय खर्च करेंगे तो हम खुद ही खर्च हो जाएंगे। यस, चलिए भाई साहब, मेरे पास अभी तक किसी की कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जब किसी को प्रॉब्लम होगी तो उसको ले आएंगे। ओके, जरा इसको देखिए। अब यहाँ पे एक जेन्युइन कंफ्यूजन प्रॉब्लम जो है, वो एक टाइम पे क्वेश्चन आया करते थे टोकन्स काउंट करने के। अभिषेक यादव पूछ रहे A और B है ना? क्या आपने TOC पढ़ा है अभिषेक? ये बता दो बस मुझे। वैसे पढ़ा भी हो तो मना ही कर देना, फिर भी बस मुझे बता दो एक बार। बताओ बेटा। खैर, मैं फिर भी बता दूं कंफ्यूजन के लिए कि भाई साहब यहाँ पे होल स्टार लगा हुआ है, जो ये बताता है कि आप AB से बना हुआ कोई भी स्ट्रिंग कितना भी लेंथ का ले सकते हैं। दिस इज यूनिवर्सल क्लोजर। अब ये जनरेट करना, या ये बस बहुत बेसिक बात है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। कोई बात नहीं, जरा ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए और फिर इसके साथ जो जुड़ा हुआ कंफ्यूजन है वो भी आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए जरा, हाउ मेनी टोकन्स विल बी जनरेटेड बाय द स्कैनर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर को क्या बोल रहा है? स्कैनर बोल रहा है। वेरी गुड, जरा उसको एक बार ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए। यहाँ सवाल है टोकन काउंटिंग का। टोकन काउंटिंग एक जेन्युइन क्वेश्चन है या नहीं है, या कैसे है, वो सीधे ऑब्जर्व करेंगे। ये स्पीकिंग माइक क्या होता है मेरे को नहीं पता। व्हाट इज स्पीकिंग माइक ऑप्शन? हाँ भाई, तो बताओ, टोकन काउंटिंग की बात समझ आ रही है क्या? ओके, लेट मी गो वन बाय वन। अब यहाँ पर मिला है 56% वोट, 22% वोट, and then 14, and then 8. अब देखो, as far as token counting is concerned, ये क्वेश्चन रिलेटिवली आसान था। बिकॉज अगर आप यहां से देखना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ऑप्शन ए इट सेज 12। मुझे बताओ, इसमें क्या कोई कंफ्यूजन हो सकता है कहीं भी? इसने जानबूझ के ऑपरेटर्स भी ऐसे ही यूज किए हैं,
एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है जिसमें कहीं से कहीं तो कोई डाउट ना हो कि सर ये करेंगे या नहीं करेंगे या कैसे करेंगे, है ना। इसमें इवन 56% वोट भी मैं बोलूंगा कम है, इससे और ज्यादा भी हो सकती थी। मैंने तो इक्वल टू के बाद काउंट किया, क्यों इक्वल टू से पहले कौन काउंट करेगा भाई, वो भी आप ही को करना था। ये अचानक ज्ञान कैसे आया आपको इक्वल टू के? और ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग, अब किसी ने 60 टोकन में काम कंप्लीट कर दिया। हाँ, इनको लगा कि अब क्यों लगा मुझे नहीं पता, बट इनको लगा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सिंगल टोकन मानते हैं। सर एक्स को 2 बार काउंट क्यों किया? क्योंकि एक्स 2 बार आया है। देखिए दोबारा समझिए, मैं क्लैरिटी आपको दे देता हूं। इसने लिखा हमारा काम क्या है, हमारा काम है जो इनपुट पैटर्न है उसको सीक्वेंस में ब्रेक करना। आप शायद क्या सोच रहे हैं, ये जो x है अगर ये एक बार आया तो क्या मैं इसकी पहले से सिंबल टेबल में एंट्री कर चुका हूंगा? हाँ। दूसरी बार आएगा तो दोबारा एंट्री नहीं करूंगा भाई। लेकिन ये सब, ये तो वही मतलब हो गया कि अगर कुछ, ये ग्रामर ही तो चेक कर रहे हैं ना। आप मुझे बताओ, ग्रामर ही चेक कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम लिख रहे हैं, क्या बोलूं, हम लिख रहे हैं इज लिख रहे हैं, क्या इज 2 बार नहीं आ सकता? ये बताओ, इंग्लिश के किसी स्टेटमेंट में इज 2 बार आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो दूसरी बार जब आएगा इज, तो मैं उसको काउंट करूंगा या नहीं करूंगा? वो वर्ड है कि नहीं है? तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, है ना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, बट देखिए वही बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लैरिटी आती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई वेरिएबल 2 बार आएगा उसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो गलत है। यू मस्ट बी काउंटिंग ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। यस, उसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए। सर इफ इंस्टेड ऑफ टोकन लेक्सिम रिटर्न होता तो आंसर सेम होता। जी हाँ, बिल्कुल सेम होता, क्योंकि लेक्सिम या टोकन, काउंट का क्या डिफरेंस है? लेक्सिम का जो टाइप है एक तरीके से, उसी को हम टोकन बोल रहे होते हैं। और कोई डाउट है इसमें किसी को, जिसने 11, 10 या 7 निकाला है? अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है और ऐसा लिखा हुआ है तो बिल्कुल आप इसको 4 टोकन बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? भाई आपको किसने किसी बात का मतलब बताया क्या? नहीं। तो जो है हर चीज को टोकन मानते जाइए। बताइए, ये बात क्लियर हो रही है क्या? अभी तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जहां कंफ्यूजन होगा, मैं वही बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला नहीं था, ये क्वेश्चन तो आसान है, जहां पर आप देख के काउंट करके बता सकते हैं। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आगे आएंगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? निशा पूछ रहे x इज इक्वल्स टू +1 आए तो कन्वर्ट करके काउंट करना है। बताओ भाई, ये पूछ रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू +1 आए तो कैसे करना है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कंपाइलर में ये इनपुट आ भी सकता है कि आ ही नहीं सकता? पहले ये पूछ लेता हूं आपसे। फिर तो क्या बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, क्या उससे पहले हम प्री प्रोसेसिंग कर चुके होते हैं? जी हाँ। क्या प्री प्रोसेसिंग में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होते हैं? जी हाँ। तो फिर ये इनपुट कैसे आएगा बताइए मुझे। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओके। इन द मीनवाइल मैं मानिक का ये क्वेश्चन पढ़ूं, आप एक काम करिए, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। वेरी गुड, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए कि आंसर
क्या होगा। टेक योर टाइम, इसको ध्यान से करिएगा। सर आपने अगले दिन बताया था, अगले नहीं पिछले दिन, अगला तो वो जो फ्यूचर में आएगा। आपने अगले दिन बताया था कि लेक्सिकल एनालाइजर पर अगर स्पेल मिस्टेक है तो कोड फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, मगर सर हमारे कोड पे जितना एरर है ओ सब तो कंपाइलर हमेशा एक साथ भेज दे है। आई मीन टू से स्पेल एरर, ग्रामर एरर और लॉजिकल एरर तो सब एक साथ भेज दे है। बहुत बढ़िया, कवि की कल्पना देखिए। अभी करते हैं, आपके डाउट का इंतजाम इलाज करेंगे। इन द मीनवाइल पहले आप इस क्वेश्चन को आंसर करो। हाँ भाई, अब यहां देखिए 3% लोगों का कहना है कि आंसर है 3, 13% का कहना है कि आंसर है 13, 39% का कहना है कि आंसर है सी और 44% का कहना है कि आंसर है डी, है ना। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। और आपके ऑप्शन से पता लग रहा है कि सी और डी जो दोनों ही वैल्यू है उसमें खासा कंफ्यूजन है। 13% लोगों ने हालांकि बी भी आंसर किया है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं 3% लोगों की। अब इस पूरे पैटर्न को कैसे इन्होंने 3 के अंदर हैंडल कर लिया, ये बात मेरी समझ से तो परे है। आई कांट से कि इन्होंने कौन सा चमत्कार यूज किया है। अब देखिए दूसरा एक डाउट हो सकता है प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ बड़ी कमाल की चीज है, आप मुझे बताएं प्रिंट एफ अगर सी की बात करें तो क्या कुछ भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए यूज किया जा सकता है? यस। तो यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं, अगेन हाउ आर यू डूइंग टुडे, इट मस्ट बी अ हार्ड डे, इट इज मंडे, दिस ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर मैं इसको बंद कर देता हूं। अब आपने इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर में देखो, हम यहाँ पर जो कंपाइलेशन कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं कि इंग्लिश के हिसाब से कर रहे हैं? हम तो एग्जीक्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं, इजंट इट? तो अब आप मुझे बताओ, हाँ मैं स्पेल के लिए भी कर रहा हूं बट मैं यही बात समझाना चाहता हूं, अगर प्रिंटफ के अंदर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो क्या कंपाइलर उसको एरर मानेगा या नहीं? तो भाई उसे आपकी इंग्लिश की, वेरी गुड वेरी गुड, तो उसे आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने हिसाब से अपनी ग्रामर चेक कर रहा है ना। तो मैं इन सब में क्या लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, इस बात को कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं। और ऑब्वियसली अब अगर ये बात बोल दिया जाए इंक्लूडिंग दिस डबल कोर्स, जो भी इस स्टेटमेंट के अंदर है हम उसको एक सिंगल टोकन मान सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैं दोबारा समझो, मैं जिस चीज को टोकन मान लेता हूं, है ना, क्या उसके बाद मैं फर्दर उसके अंदर जाके चेकिंग करूंगा? नहीं करूंगा। टोकन का मतलब ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, इजंट इट? टोकन का मतलब है स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। यहां पर तो मैं चेक करूंगा ये वैलिड टोकन हो सकता है कि नहीं, आगे जाके फिर सिंटेक्स
चेकिंग के अंदर मैं इनका रिलेटिव पोजीशन चेक करूंगा, तो ये एक वैलिड वैल्यू हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? इस तरह के स्टेटमेंट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट तो है, लेकिन आप सिर्फ नेचुरल इंग्लिश स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करा रहे, साथ में पहले आप आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, परसेंटाइल सिंटेक्स आपने लिखा है, फिर साथ में आई का एड्रेस भी प्रिंट करा रहे हैं। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस। बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल सी लिखा होता तो प्रिंट होता कि नहीं होता? नहीं होता। अगर एंड की जगह @ लिखा होता तो प्रिंट होता कि नहीं होता? अगर एंड की जगह @ होता तो प्रिंट होता कि नहीं होता? तो भी प्रिंट नहीं होता। तब सोचिए जरा, बस मैं एक आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा हूं आपसे, और जो कंफ्यूजन है वो आपको बताना चाह रहा हूं। कंफ्यूजन ये है, आप में से कई लोगों ने ऑब्वियसली मान के सॉल्व किया है कि यू कैन ट्रीट ऑल ऑफ दिस एज अ टोकन। इस पूरे आइडिया को अपन एक सिंगल टोकन मान सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। यस और नो, मुझे बताइए। यस, वेरी गुड। बट मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर हमने उसको एज ए सिंगल टोकन माना तो फिर क्या उसके अंदर कोई एरर चेकिंग ऐसा मैं कुछ कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा, है ना। अब देखो यहां पर फिर वही बात है, हम सिर्फ आइडिया टच कर रहे हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कब आया था? 2000 में। पिछले कम से कम एक अच्छे खासे समय के अंदर मैंने यहाँ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं देखा। पहले 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए, उनमें इतनी बहस और इतनी लड़ाइयां हुई हैं कि उससे बचना मुश्किल है। देखो, क्या हर लैंग्वेज का रूल अलग है? पहले ये बताओ। अगर मैं बात टोकन बनाने की या मैनेजमेंट की करूं, यस। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहां पर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि कंपाइलर पढ़ रहे हैं? हम लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपाइलर पढ़ रहे हैं। क्या एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल कंपाइलर्स हो सकते हैं, और क्या हर कंपाइलर की उस लैंग्वेज को प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है? हाँ। तो लैंग्वेज के लिए मल्टीपल कंपाइलर्स हो सकते हैं, यू नो हाउ दे प्रोसेस इट में ऑल्सो वेरी, वो भी डिफरेंट हो सकता है, वो भी चेंज हो सकता है ना। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि इसका आंसर आप 26 करें, 10 करें, 21 करें, क्या सबके सब सही और सबके सब गलत है? जी हाँ, बिकॉज टेक्निकली यू मस्ट हैव अ नॉलेज हाउ योर कंपाइलर, हाउ योर पार्सर is going to manage. It is like saying that, मैं आपको समझाता हूँ इस बात। It is like saying that कि मैं आपको बिना कॉन्स्टिट्यूशन बताए, बिना रूल बताए ये पूछ रहा हूं कि आपने गलती की या नहीं की। क्या गलत है या क्या सही है, उसके लिए क्या रूल पता होना चाहिए? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी समझाता हूं इस बात को। जब तक आपको रूल नहीं पता, तब तक आप कैसे बताएंगे कि इसको काउंट कैसे करें, है ना। नाउ तो गिव यू पर्सपेक्टिव, मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल जनरेट करने की कोशिश की ना। लुक एट दिस स्ट्रिंग। अब यहां सिंटेक्स की बात नहीं करते, एक आइडिया देखिएगा। यहां नीचे एक स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है, लुक एट दिस। बिल्कुल बिल्कुल अंशुल की कॉपी है, बट सीख हम लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मुझे बताइए, क्या ये नीचे लिखा हुआ स्ट्रिंग आपको नजर आ रहा है? यस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, अगर मैं इसको टोकन्स में डिवाइड करूंगा तो कितने टोकन मिलेंगे? हाउ मेनी टोकन्स विल बी देयर? लेकिन मजे की बात क्या है, क्या इस बार मैं साथ में आपको रूल्स भी बता रहा हूं? क्या मैं साथ में रूल्स बता रहा हूं? जी हाँ। अब इस क्वेश्चन को बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के, डिटर्मिनिज्म के साथ सॉल्व किया जा सकता है। यस, फॉर एग्जाम्पल अब यहां से देखिए, हमेशा ये मेरे पास स्टार्ट सिंबल की तरह नजर आ रहा है। पहला लेस देन सिंबल मिले तो S से S1 पे जाना है। उसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है, एक और लेस देन मिले तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, इक्वल टू मिले तो अगेन लेफ्ट इक्वल होगा,
लेकिन अगर लेस देन के अलावा कुछ भी और मिलेगा तो एक टोकन है L1 जो जनरेट कर रहा है। तो मुझे बताओ यहां पर लेस देन के बाद क्या लेस देन या इक्वल टू है या समथिंग एल्स, कुछ और लिखा हुआ है? कुछ और लिखा हुआ है। यस, इसका मतलब ये सिर्फ इसको एक टोकन, सॉरी ये इसको एक टोटल बताओ, ये मैं सेकंड वाले सिंबल को इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं करूंगा, है ना। तो ये इसको 1 टोकन मानेगा। फिर आगे बढ़ना शुरू करो। अभी ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन के बाद की इक्वल टू, ये जा रहा है S7 के ऊपर। नाउ दिस इज ऑल्सो अ टोकन बाय इटसेल्फ। अब अगर आप पैटर्न बाय पैटर्न देखना शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से बात आपको समझ आएगी। इक्वल टू के बाद अगर डबल इक्वल टू है तो असाइनमेंट, तो कंपैरिजन होगा। उसके अलावा कुछ भी अदरवाइज तो वो उसको यहीं पे टोकन मान रहा है। सो दिस इज 1 टोकन, दिस इज अनदर टोकन, दिस इज अनदर टोकन, not equal to, this is 1 token, this is another token, and पहले equal to, this is 1 token and this is 1 token. So overall how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। और शायद यहाँ पर इतने लोग इतनी क्लैरिटी से 9 इसलिए बोल पा रहे हैं बिकॉज यू हैव द रूल और यू डोंट हैव द रूल। अब कोई लैंग्वेज क्या प्रोसेस करती है, कैसे करती है, अपने को नहीं टेंशन लेना है। आपके पास अगर रूल है तो फिर जरूर आप यूनिकली आंसर कर सकते हैं। और अब मैं आपको यही समझा रहा हूं कि लेक्सिकल एनालाइजर अपना काम कैसे करता है, डीएफए की मदद से करता है। यस, और ये डीएफए आपके सामने है। तो अब आप मुझे बताओ, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स आइडिया हो, मेरे पास एक डीएफए होता है या मल्टीपल डीएफए होता है? ये बताओ जरा। ये तो मैंने उसका एक छोटा सा वर्जन बताया। मैं मल्टीपल कैसे होगा? एक डीएफए होगा, बस सोचो जरा, दिमाग लगाओ। स्टार्टिंग में तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना, क्या यहाँ पे एबीसीडी कुछ और नहीं आ सकता था? कुछ भी आ सकता था। मैंने तो सिर्फ जो कुछ लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सिर्फ उनके कुछ मूव्स दिखाए हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव अ इनिशियल स्टेट और अ स्टार्टिंग स्टेट, और इससे बहुत सारे अलग 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 इस तरह से मूव्स लिखे होंगे। जैसे जैसे मैं स्ट्रिंग पढ़ता जाऊंगा, इनमें मैं आगे पहुंचता जाऊंगा। जैसे ही कोई टोकन जनरेट होगा, क्या मैं दोबारा स्टार्टिंग स्टेट पे आऊंगा फिर वही काम करूंगा? जी हाँ। तो अब अगर कोई आपसे ये कहता है कि किसी स्ट्रिंग में टोकन काउंट करके बताओ, तो आपको उससे क्या पूछना चाहिए? बताओ, व्हाट क्वेश्चन यू शुड आस्क? रूल क्या है, डीएफए क्या है? बिना रूल के इस तरह के काउंटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, डज दैट मेक सेंस? या ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे? और आप इस पे जितनी चाहे उतनी बहस कर सकते हो। कुछ लोग इसका आंसर, जैसे आपकी परसेंटेजेस भी है, कुछ बुक्स में आपको इसका आंसर 10 मिलेगा, कुछ पे 21 मिलेगा। कहानी ये है कि जिसने इसको अटेम्प्ट किया उसको पूरा नंबर बाद में देना पड़ा, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव बात हुई ना, कौन इसको कैसे ऑब्जर्व करता है। हो सकता है तो वहां पे क्या आंसर टैग किया गया था? 10। वैसे अगर ये क्वेश्चन कॉमबैक में आया है तो गलत आया है। कम से कम वो वाला कॉमबैक, इसका मतलब मैंने नहीं बनाया होगा। यस, इस क्वेश्चन को तो गेट में रिपीट नहीं करते, कॉमबैक में नहीं आना चाहिए था। खैर, जरा एक और पैटर्न चेक करके बताओगे? यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशंस लिखे हैं, जरा बताओ इसको कितने टोकन में काउंट करोगे? वेरी गुड। टेक योर टाइम, वैल्यू के हिसाब से एक बार इसे ऑब्जर्व करो।
ओके ज्यादा तो लोग शायद 12 बोल रहे हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए कह रहा है एक बार प्लस आया फिर एक बार और प्लस आया तो यूनरी टोकन है, यानी कि शायद ये इंक्रीमेंट वाला हो जाता ना, 2 बार प्लस लगाते हैं लाइक दिस, देन माइनस माइनस लाइक दिस, प्लस के बाद अदरवाइज कुछ भी आ रहा है तो लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो सिंगल एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिंगल। नाउ अगर सिंगल वैल्यू है, नाउ यहां से टोकन जनरेट कर रहा, नाउ दिस इज 1 टोकन ओनली स्टार, this is another token and like this only minus another token, this is also another token, now double line। मजे की बात है रूल्स अगर मैं फॉलो कर रहा हूं ना तो रूल्स मुझे रूल्स की तरह ही नजर आ रहे हैं। now this is another token and this is another token। अभी मैं अगर कोई डाउट होगा एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। अब इसको अगर मैं पूरा ऑब्जर्व करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा इसको भी मैंने एक साथ लिख लिया, आई एम सॉरी, ये भी अलग अलग है 11 एंड 12, ये भी अलग अलग है। अब देखो वैसे ऊपर करके हमने लिखा भी है कि अगर हमारे पास स्लैश और स्टार है तो हम उसको कैसे लेंगे, वी कैन टेक इट एज अ कमेंट। तो या तो आप उसको पहले इग्नोर करोगे, अब वो उसके आगे कितना कमेंट लेना वो अलग बात है, बट ये जो रूल्स हैं क्या इन रूल्स में कहीं इस पैटर्न को अलग से रिकॉग्नाइज करने के लिए दिखाया गया है क्या? नहीं। यस अच्छा जहां तक इस पैटर्न की बात है तो क्या इस पैटर्न को क्लोज भी करना होता है? हाँ, वो भी नहीं किया गया है। तो हो सकता है ये लाइन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई हो। अगेन फिर वही बात है, क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आपने इसको 12 काउंट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन एक कंक्लूजन में दे देता हूं, पिछले 20 साल में, लास्ट 20 इयर्स, क्या कोई क्वेश्चन पूछा है टोकन काउंटिंग का? नहीं। ये इतनी मेहनत मैं एडिशनल इसलिए कर रहा हूं ताकि बाद में आप लोग इसको कोई बहुत सीरियसली ना ले लो। तो क्या गेट वाले उसको सीरियसली लेते हैं? नहीं, बिकॉज वो समझ गए भाई साहब यहाँ पे अगर टोकन काउंटिंग कराएंगे तो फिर बात कुछ हाथ आने वाली नहीं है, उल्टा ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। यस अच्छा एक सेकेंड सर, जैसे S4 में अदरवाइज लिखा है वैसे माइनस प्लस को एक क्यों नहीं मान सकते? देखिए दोबारा एक बात समझिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लैंग्वेज के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या फिलहाल हम इस पे बात कर रहे हैं मुझे बताएं? नहीं। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो रूल्स हैं ये किसी अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं? नहीं फिलहाल। लेकिन हमारा काम क्या था, हमें जो आंसर करना था सर वो इसको देख के करना था। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उस पर बहुत लंबी बहस हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आंसर करना था वो सिर्फ इस डीएफए के हिसाब से करना था। वरना तो पहले आप मुझे एक बात बताओ भैया, इस तरह की स्ट्रिंग कहीं मिलती है क्या? ये बताओ आप मुझे। नहीं मिलती ना, ये कोई वैलिड लॉजिकल स्ट्रिंग तो है नहीं। लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि जो भी काम करना है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको डीएफए देखना है, प्रोसेस करना और आगे बढ़ते जाना है। क्या बात समझ आती है? बट सर प्लस अदरवाइज होगा, अदरवाइज वाला पैटर्न हम लास्ट में भी ले चुके हैं। जब हम अदरवाइज लिखते हैं तो क्या हम अगला सिंबल उसके अंदर इंक्लूड करते हैं? नहीं करते। तो फिर क्या कंफ्यूजन हुआ आपको मुझे बताइए भाई। जब हम अदरवाइज लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम अगला सिंबल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं,
ओके सर क्या मतलब? ये तो लास्ट क्लास में हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, लास्ट क्लास कर लास्ट क्वेश्चन में। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा था क्या, या बीच में आप वाटर पानी पीने गए थे? कोई बात नहीं, अभी बात समझ आ रही है मुझे बताइए। आप मानिक जी, बहुत बच्चों की भी इच्छा है, आप एक बार जरा बोल के अपना कमेंट समझाएंगे, क्योंकि मेरे अलावा मुझसे ज्यादा इंतजार, आपसे ज्यादा इंतजार बाकी लोगों को है। ऐसे क्लैरिटी नहीं आती। आप एक बार हैंड रेस करो, रिक्वेस्ट करो, फिर मैं आपका पूरा डाउट एक एक करके समझा देता हूं। मानिक देखो, एक ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ वो आपका लंबे वाला कमेंट मैंने लिख लिया, बट मेरा मन नहीं भर रहा। तो आप एक बार वो ऐसी भाषा में लिखा था जो मेरे जैसा आम आदमी समझ पाए, इसकी संभावनाएं कम है। तो एक बार अगर आप बोल के समझाओगे तो मेरा और बाकी बच्चों का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हाँ मानिक जी बोलिए। वेरी गुड सर, मैं बोल रहा था कि सर आपने पिछले दिन बोला था अगर लेक्सिकल एनालाइजर पे कोई स्पेल का एरर आए तो कोड फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, लेकिन अगर हम एक सेकंड, अगर लेक्सिकल एनालाइजर पे कोई एरर आए तो फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा। फर्दर मतलब वो सिमेंटिक एनालाइजर और उसमें नहीं जाएगा, आप बताइए। ऐसा मैंने बताया है क्लास में सर। लग तो रहा है बोला एक जगह एरर आ गया तो कोड फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। फिर चलो इसको अपन मान लेते हैं ये सत्य है। इसके आगे बताओ। वेरी गुड सर, लेकिन हम जब सी पे ऐसा कोड लिख के एग्जीक्यूट बटन दबाते हैं, हमारे पास जितना एरर आता है वो तो सब एरर आ जाता है। जैसे स्पेल का एरर का आया, तुम्हारा सिंटैक्स का गलती का, वो तो सब दिखा देता है सर। यही बोल रहा था सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं एक बार इसको आंसर करता हूँ। यस ओके सर। ओके ओके। ओहो, अब आप मुझे एक बात बताएं, जैसा मानिक जी बोल रहे थे आप लोग की जमानत मैं चाहता हूं, नहीं तो मुझे तो जेल हो जाए। क्या मैंने ये पढ़ाया है कि लेक्सिकल एनालाइजर आने पे रुक जाना है, या मैंने ये बताया है कि आपको एरर हैंडलिंग करना है और कंटिन्यू करना है, और चाहे लेक्सिकल एनालाइजर हो या सिंटेक्स एरर हो या सिमेंटिक एरर हो, सारे के सारे बताने। उसके लिए इवन सेपरेट मॉड्यूल करके पढ़ा है एरर हैंडलिंग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उस बहस तो मैं नहीं जाना चाहता, बट मैं मानिक जी ये बताना चाहता हूँ सर, मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है। मैंने ये पढ़ाया था कि अगर एरर आ भी जाए तो भी कंपाइलेशन रुकना नहीं चाहिए, आपको पूरा का पूरा करके तीनों एरर एक साथ बताने होंगे। उसके लिए एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म हमने अलग से पढ़ा था। यस बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है या ये क्या हो सकता है, मैंने आपको इसको बता दिया। इसमें कंफ्यूज आपको अब नहीं होना है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे और पूछ लेता हूँ, ये आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अगेन ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से बाहर की बात है, वो है डिजाइन आप कैसे करेंगे। एक आइडिया देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड कोडिंग, और एक आइडिया है लेक्सटोन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या एवरीथिंग मस्ट स्टार्ट विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यस और नो? मुझे बताओ एक बार। जो भी हमारा डिजाइन है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, यस दैट मस्ट बी स्टार्टिंग विद रेगुलर एक्सप्रेशन।
तो एक तरीका हो सकता है कि आप पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे और जो मैंने पूरी कहानी आपको बताई है that regular expression should be converted to a null NFA, and then from null NFA you can remove the null moves, null transitions, and then you can go to DFA, and then you can go to minimal DFA. देखो जाना तो मिनिमल DFA तक ही है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है जिसको बोलते हैं हैंड कोडिंग करना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, आइडिया बाय आइडिया पूरे पैटर्न खुद रिजॉल्व करना। बाकी क्या यू कैन हैव सम एल्गोरिथम, सम प्रोग्राम जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के बाद आगे की कहानी खुद कर सकता है, फ्रॉम एक्सप्रेशन टू नल एनएफए टू एनएफए टू डीएफए टू मिनिमल डीएफए, यस, उसको हम बोलते हैं लेक्स टूल्स। यानी कि आपका काम है सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, बाकी का काम मशीन कंप्यूटर खुद ब खुद कर लेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अगर हम उसके डिजाइनिंग में जाए। हालांकि ऑब्वियसली उतने डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं, बट क्या ये बात याद रखेंगे क्योंकि पावर तो सबका सेम है। एक बार अगर आपने एक्सप्रेशन लिख लिया तो फिर आगे उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, अब देखिए एक छोटा सा आइडिया मुझे आपको समझाना है। अगर कंपाइलर के फेजेस की मैं बात करूं तो जो पहला फेज हमारा है वो क्या है, वो है लेक्सिकल एनालिसिस। और लेक्सिकल एनालिसिस के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है ऑब्वियसली हमारा सिंटेक्स एरर चेक करना है, सिंटेक्स एनालिसिस चेक करना। अच्छा, जैसा मैं आपसे पहले बात कर चुका कि सिंटेक्स एनालिसिस करने के लिए जो मेन टूल, नो नॉट सिमेंटिक्स, सिंटेक्स एनालिसिस, सिंटेक्स सिमेंटिक्स अलग अलग बातें है ना। जो मेन टूल, वेरी गुड, जो मेन टूल हम यूज करेंगे वो करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यस और नो। अच्छा, वैसे अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो क्या ग्रामर का जो बेसिक है ना CFG का, क्या वो ऑलरेडी हम TOC में ऑब्जर्व कर चुके होते हैं? जी हाँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे वैल्यूज हैं जो हमने TOC में भी ऑब्जर्व नहीं किए होते। तो अब यहाँ पर मुझे एक काम करना है ताकि उस अंडरस्टैंडिंग को मैं आगे बढ़ा सकूं। पहला काम तो ये कि बेसिक डेफिनेशन उन लोगों को भी बता दूं जिन लोगों ने अभी आइडिया अंडरस्टैंड नहीं किया है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली अभी 90% ऑफ द काम ऐसा है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी हमने वहां पर भी नहीं किया था, मतलब जो मैं नया काम करना सीखना है। यस, तो इस बात को समझिएगा, जैसे मैं लेक्सिकल एनालिसिस से अगले फेज में जाऊंगा तो क्या मेरी ड्यूटी, मेरा एफर्ट ये रहेगा कि डायरेक्टली मैं पार्सर बनाना शुरू कर दूं? नहीं, ये नहीं रहेगा। बट यहां पर एक आइडिया हमें सीखना पड़ेगा कि पहले किस तरह ग्रामर को हम कंपाइलर फ्रेंडली बनाएं। अगर ग्रामर कंपाइलर फ्रेंडली है तो फिर हम ऑटोमेटिकली बाकी के पैटर्न पे काम कर पाएंगे। यस, एक बार जल्दी से आप मुझे याद दिलाएंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? कोई रूल्स याद है क्या? किस ग्रामर को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन करने के लिए किस रूल के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं? तो अगेन एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, जिस बात पे बाकी लोग भी यहाँ पर रिलेट करेंगे। ग्रामर को समझने का या ग्रामर को पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है कि उस पर थ्योरेटिकल डिस्कशन किया जाए, कितने टपल्स हैं वो सब डिसाइड किया जाए, या ग्रामर पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। एग्जाम्पल्स, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ग्रामर का लैंग्वेज या लैंग्वेज का ग्रामर ये सब करोगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, है ना। लेकिन बेसिकली ग्रामर का मतलब क्या है, कोई पैटर्न हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है, वो चीज हमें देखना पड़ेगा। एक एक बात मैं बता के चलूंगा। देखो, ग्रामर एक पैटर्न है, एक रूल है। जिस तरह रियल लाइफ में हम ग्रामर की बात करते हैं, रियल लाइफ में ग्रामर हमारे क्यों काम आती है? कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस आपने लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करने के बाद
वो लॉजिकली वैलिड है या इनवैलिड है ना। ये चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैलिड और इनवैलिड डिसाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ग्रामर का है। यस और नो। हालांकि हमारी जो ग्रामर्स हैं वो रियल लाइफ की ग्रामर से तो बहुत सिंपल है, बहुत डिफरेंट है। अब मैं ऐसे बात इस पर कर लेना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं अगेन बहुत सिंपल पैटर्न से लिखूंगा, S से AB, A से A एंड A से B, लाइक दिस। तो ये जो स्टार्ट सिंबल है ना, जिस तरह मशीन में आप चालू करते हैं एक्सेप्टेंस, ये एक तरह का स्टार्टिंग पैटर्न है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड विल बी रिप्लेस्ड बाय द राइट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन रूल्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन रूल। तो यहाँ कैपिटल एस से आप देखोगे आपको कैपिटल ए कैपिटल बी मिलेगा। देन फ्रॉम दिस कैपिटल ए यू कैन ओनली जनरेट अ स्मॉल, एक ही चॉइस आपको दे रहा हूँ। फ्रॉम दिस कैपिटल बी यू कैन जनरेट अ स्मॉल बी, एक चॉइस आपको दे रहा हूँ। तो आपको एक ही पॉसिबल स्ट्रिंग मिलेगी ए बी। यस, दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्रामर कैसे काम करता है। अब उसके बाद बहुत सारी वर्सेटैलिटी हो सकती है। हमने तो टीओसी के अंदर हर पॉसिबल पैटर्न के लिए ग्रामर बनानी सीखी है। ये देखिए हमारे पास एएस है, बीएस और एप्सिलॉन है। अब यहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से रिकर्शन, इफ यू सी। तो अगर मैं चाहूं, क्या मैं ए जनरेट कर सकता हूं? हाँ, मैं ए बना सकता हूं। क्या मैं दोबारा ए बनाना चाहूं, बना सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकता हूं। अब अगर मैं बी जनरेट करना चाहूं, मैं बी भी जनरेट कर सकता हूं। मैं बाद में एप्सिलॉन करके नल करना चाहूं, मैं वो भी कर सकता हूं। तो बेस्ड ऑन द आइडिया, बेस्ड ऑन द लॉजिक, आप जैसे चाहे वैसे पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुझे बताइए ये बात समझ पा रहे हैं क्या? यस। अभी बाकी तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको क्लैरिटी होगा। मैं आइडिया बाय आइडिया लेके चलता हूँ। सी दैट इज हाउ, पहले समझिएगा, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी प्रोडक्शन रूल्स। बट क्योंकि यहाँ पर हम CFG की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने TOC नहीं पढ़ा है ना, TOC पढ़ना तो है ही है एग्जाम से पहले, वो एक अलग बात है। बट मैं आपको जो हमारी ग्रामर है दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पहले उस पर मैं आपको क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ, और वो क्लैरिटी है सिर्फ इतनी सी। तो हम बोलते हैं अगर कोई भी प्रोडक्शन है, ये सारी चीज हम ऑलरेडी TOC में एक बार ऑब्जर्व कर चुके हैं। अगर कोई भी प्रोडक्शन रूल है अल्फा टू बीटा, if there's any production rule, then alpha, यहाँ पे लिखा है VN। VN मतलब क्या होता है? VN is non terminal, यानी कि कैपिटल सिंबल आमतौर पे जो हम लिखते हैं, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल बी, लाइक दिस। नॉन टर्मिनल जैसे बोलते हैं, कैपिटल सिंबल जैसे बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन विल बी अ सिंगल नॉन टर्मिनल, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इस तरह से मान लीजिए कुछ लिखता हूं लाइक दिस, is it a valid context free grammar? No, this production is not permissible। अगर मैं कुछ ऐसा करके लिखता हूं small a to epsilon, if I write something like this, that is also certainly not allowed, ये भी allowed नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो पे कुछ नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी है सिंगल नॉन टर्मिनल। ऑन द कॉन्ट्ररी, मजे की बात क्या है, बीटा यानी कि जो राइट हैंड साइड है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं स्टार मतलब क्या, की इनक्लोजर। यू कैन रिपीट वट एवर यू वॉन्ट। तो सिग्मा यूनियन VN लिखने का क्या मतलब है, आप जो चाहे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो पॉसिबल पैटर्न बना सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू कैन डिजाइन। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? बाकी अभी कुछ और बहुत सारे बेसिक्स हैं जो मैं एक एक करके आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जिन लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया वो तो जानते ही हैं। अब इस पूरे कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर देखिए, आइडिया दोबारा देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको एक स्ट्रिंग मिलेगा और हमारे पास एक ग्रामर होगा, और हमको ये चेक करके बताना है
कि इस ग्रामर से ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या यही क्वेश्चन है? मुझे बता दें एक बार। हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा, हमारे पास एक ग्रामर होगा, और हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है ये चेक करना कि वेदर ग्रामर से वो स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। दैट इज इट, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या ये बात आपको समझ आती है? यस, ठीक है। तो फिर मैं पैटर्न के हिसाब से आपसे 2-3 बातें करता हूँ। लुक एट दिस। यहां पर अलग से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अच्छा, लेट मी डू वन थिंग। एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर आप मुझे बताइएगा अगर कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो। लुक एट दिस। एक ग्रामर में यहां पर ले लेता हूं जस्ट टू क्रिएट अ सिंपल। कैपिटल ई मेरे पास प्रोडक्शन है, सो मेरी मर्जी है ई से मैं चाहूं, बेसिकली एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए इस ग्रामर का हम यूज कर रहे हैं। चाहे तो ई प्लस ई जनरेट कर सकते हैं, या फिर ई मल्टीप्लाई बाय ई, आई कैन थॉट ऑफ अबाउट दिस, या फिर ई टेंड्स टू ई इज इक्वल्स टू ई, या फिर ई टेंड्स टू सिंपली आईडी लिख देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर मेरे पास है, मेरे ख्याल से आप फॉलो कर पा रहे हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा हुआ जिसमें सिर्फ प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो शायद वो हम कर पाए। यस और नो? यस। अब ध्यान से एक पैटर्न समझिए, और मैं आपको डेरिवेशंस के क्या क्या फॉर्मेट, क्या क्या आइडियाज होता है, बिकॉज कंपाइलर में वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वो एक एक बात आपसे करूंगा। मान लीजिए एक स्ट्रिंग मेरे पास है आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। तो वैसे तो आप देख के भी शायद अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे बताइए ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट हो पाएगी कि नहीं? आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, बेसिकली 3 नंबर को सिर्फ ऐड करने का एक पैटर्न हमें बनाना है। हो जाएगी? हो सकती है? ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। मैं एक एक करके एक प्रोसेस रिपीट करता हूँ, जहां डाउट, जहां कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले स्टेज में आपके पास ई होगा, यस। उसके बाद उस ई से आप बनाएंगे ई प्लस ई, प्रोडक्शन यूज करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से ई से आप बनाएंगे ई प्लस ई प्लस ई। उसके बाद एक एक करके रिप्लेसमेंट, देन आईडी प्लस ई प्लस ई, then id plus id plus e, and then id plus id plus id। अगर मैं इस पैटर्न को, मैंने क्यों स्टेप बाय स्टेप के मैं एक एक करके समझाता हूं, अगर मैं इस पैटर्न को ट्री की मदद से बताने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा ई से मैंने बनाया ई प्लस ई, now using the first e I have done like this, then इस e से मैंने id बनाया, इस e से भी id बनाया, इस e से भी मैंने id बनाया। अब जरा एक एक पॉइंट समझिएगा। अब एक बात गौर करें, ये जितने भी स्टेप्स हैं, मान लीजिए जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, क्या स्टार्ट सिंबल से फाइनल स्ट्रिंग तक पहुंचने के ये इंटरमीडिएटरी स्टेप्स है, या मैं डायरेक्टली फाइनल स्ट्रिंग पे जा सकता हूं? मुझे बताइए। आई विल गो वन बाय वन। ये इंटरमीडिएटरी स्टेप्स है, ये मैं डायरेक्ट हमेशा फाइनल स्ट्रिंग पे पहुंच जाऊंगा? नहीं सर, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स है। ये जितने भी इंटरमीडिएट पैटर्न्स हैं इनको हम बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? लेट मी राइट इट। इनको हम बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद रखनी है। यस, व्हाट इज अ सेंटेंशियल फॉर्म? इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेरिवेशन इज नोन एज सेंटेंशियल फॉर्म। जैसे यहाँ पर जो सेम एग्जांपल मैंने लिख के दिखाने की भी कोशिश की है,
बट यहाँ पर और डिटेल से हमने बात की है। फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखिए, जब एक इंटरमीडिएट स्ट्रिंग आपके पास होगी तो हमेशा कंफ्यूजन होगा कि क्या मेथड हम यूज करें। तो अब एक बहुत क्लियर टाइप ऑफ डेरिवेशन, अच्छा एक और बात, ये स्टार्टिंग से लेकर स्ट्रिंग तक पहुंचने को क्या मैं डेरिवेशन बोल सकता हूं? डेरिवेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। तो टर्मिनोलॉजी में क्लियर कर देना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्टेजेस को बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म, एंड द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग विद द सिंबल एंड ट्राइंग टू प्रूव वेदर स्ट्रिंग है कि नहीं, इस पूरे आइडिया को हम बोलते हैं डेरिवेशन। यस। अब यहां पर आप एक बात देखिए, जितनी भी सेंटेंशियल फॉर्म है, देखिए जानबूझ के मैंने कुछ जगह अंडरलाइन किया हुआ है आपको समझाने के लिए, जितनी भी सेंटेंशियल फॉर्म है, क्या वहां पर हर स्टेज में जो लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल नॉन टर्मिनल है, मैंने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल नॉन टर्मिनल है, क्या मैंने हमेशा उसी को एक्सपैंड किया है? गौर करिए। यस, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ा। किसी भी स्टेज पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट नॉन टर्मिनल पॉसिबल है, मैंने हमेशा उसी पे प्रोडक्शन अप्लाई किया, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। इस खास तरह के डेरिवेशन को हम बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्या बोलेंगे? इस डेरिवेशन को हम बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और बाद में क्या ये चीजें पार्सर में हमें बड़े काम आने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि पार्सर्स बड़े स्पेसिफिक टाइप के होंगे, और वो ये टर्मिनोलॉजी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन? कोई आपसे पूछ ले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, हालांकि पीपीटी के अंदर मैंने सब चीज लिखा हुआ है ना। तो नाउ इफ आई रीड द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री by expanding the leftmost non-terminal is known as leftmost derivation। हमेशा leftmost non-terminal expand करने के बाद जो ट्री बनेगा उसको, या जो प्रोसेस होगी, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे leftmost derivation करना। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? इस बात में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन की कहानी में? ओके ओके, दूसरी बात समझिए, इसी डेरिवेशन को यहां पर मैं एक ट्री बना के, ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यस, वेरी गुड। अब ये जो ट्री हमारे पास है, ये जो ट्री हमारे पास है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री कोई नई कहानी, कोई नई बात नहीं है, वही अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो रिटन फॉर्मेट में है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और अगर वो ट्री फॉर्मेट में है तो उसको क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री। क्या ये बात समझ आती है क्या सबको? यस। सेम पैटर्न अगर मैं दूसरे तरह से बनाना चाहूं, लुक एट दिस, मैं दोबारा सेम ग्रामर लिख लेता हूं याद करने के लिए। तो वी कैन हैव e प्लस ई और e मल्टीप्लाई बाय e, और क्या था? वी हैव e इक्वल टू e, ये तो खैर हमने यूज किया नहीं, e टेंड्स टू id, एंड सपोज अगेन आई वांट टू जनरेट द सेम स्ट्रिंग, दैट इज id प्लस id प्लस id। दोबारा इधर से चालू करूंगा, अब तो एक ही सिंबल है तो वही लेफ्ट है वही राइट है, देन मेरे को मिलेगा e प्लस ई। बट इस बार मैं क्लियर कर रहा हूं कि मैं राइट हैंड वाले को एक्सपैंड कर रहा हूं, e प्लस ई, एंड दिस टाइम अगेन मैं बस पूरी प्रोसेस सेम कर रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको, बट जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और आखिरी स्टेज में भी लाइक दिस, सो यू हैव id प्लस id लाइक दिस। अगेन अगर मैं ट्री बनाऊंगा तो e एंड देन प्लस एंड देन e, बट इस बार मैं राइट हैंड साइड वाले e को पहले एक्सपैंड करूंगा, लाइक दिस आई गो, and now that becomes id, that becomes id, and now that becomes id. Now this is called rightmost derivation, and this is called rightmost derivative tree. मुझे बताइए ये जो डेरिवेशन क्या है, सेंटेंशियल फॉर्म क्या है, डेरिवेशन के दो टाइप, जो दो बेसिक टाइप है।
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, क्या सिर्फ दो ही तरह के डेरिवेशन हो सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन? जरा बताओ ये बात। नहीं, गलत। और भी पैटर्न हो सकते हैं। ये तो दो बेसिक आइडिया है। जैसे हम जो यूज करते हैं आमतौर पे होता है रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। आगे हम ऑब्जर्व करेंगे, वो आगे देखेंगे। लेकिन मैं बस एक बात बता रहा हूं आपको, द एंटायर क्लास ऑफ बॉटम अप पार्सर्स, जो हमने बात की थी ना पहले, SLR0 या SLR1, CLR1, LLR1, ये जितने भी बॉटम अप पार्सर हैं, ये क्या यूज करते हैं? लेफ्ट मोस्ट के राइट मोस्ट। सो नाइदर दे यूज लेफ्ट मोस्ट नॉर दे यूज राइट मोस्ट, दे यूज रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट। यस, लेकिन फिर वही बात है, क्या ये सही समय रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ के ऑब्जर्व करने का? नहीं, लेकिन ये जो दो बेसिक डेरिवेशन पैटर्न है, ये तो कम से कम आपको पता हो कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है। मुझे बताइए, बात समझ आ रही है क्या? एक एक करके आए, अभी तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है, एक एक करके आइडिया बाय आइडिया ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, नाउ यू नो व्हाट इज डेरिवेशन। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए स्ट्रिंग इज नोन एज डेरिवेशन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन इज, मैंने जितना छोटा डेफिनेशन हो सकता था, बुक में तो उसको उपन्यास मिल जाएगा आपको, तो सबसे छोटी लेकिन जरूरी बात है वो सारी बात मैंने क्लियर की है। एंड देन सेंटेंशियल फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो भी इंटरमीडिएटरी है दैट इज कॉल्ड सेंटेंशियल फॉर्म। उसके बाद लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन का जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेज पे अगर हम हर बार ये डिसाइड कर लें कि सिर्फ लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को ही एक्सपेंड करेंगे तो उसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर ये डिसाइड कर ले कि राइट मोस्ट को ही करेंगे तो उसको बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। यस, अच्छा, फिर आगे बढ़ता हूं, एक दो और नई बात, रिकर्शन या रिकर्सिव प्रोडक्शन। अच्छा एक सेकेंड, लेकिन सर डेरिवेशन में तो ये दो टाइप, डेरिवेशन तो दो ही टाइप का हुआ ना, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट, बॉटम अप में रिवर्स करके यूज करना है। मैंने इसलिए बात आपको भी क्लियर की, और आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देखना, क्या मैंने बोला कि डेरिवेशन दो ही टाइप का है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट? मैं दोबारा अपने शब्द क्लियर कर देता हूं एक बार, क्या मैंने ऐसा बोला कि डेरिवेशन दो ही टाइप का होगा? नहीं, मैंने दो सबसे बेसिक टाइप का आइडिया आपको बताया कि अगर आप हर बार लेफ्ट को एक्सपेंड करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट होगा, राइट को एक्सपेंड करते हैं तो राइट मोस्ट होगा, है ना? उसके अलावा मर्जी है जिसकी जो जैसा ऑब्जर्व करना चाहे। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो ऑब्वियसली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये समझाऊंगा भी कि भैया रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक और चीज समझिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक और चीज समझिए, हम यहां पर कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं, इजंट इट? कंपाइलेशन तो कभी कभी क्या हो सकता है, हमारे सोचने का तरीका बड़ा रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है। जैसे आपने पूछा तो चलो मैं बता देता हूं। एक और चीज आप सोचिए कि आम तौर पे कंप्यूटर के अंदर जो भी पैटर्न हम लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं, है ना? बेसिकली क्या दुनिया की हर लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट ही चलती है? नहीं। अब या तो आमतौर पे हम देवनागरी की बात कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट समझते हो? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, लिपि जिसे हिंदी में बोलते हैं, लिपि। यस, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी ओरिजिनल लैंग्वेजेस है मोस्टली सब देवनागरी में लिखी हुई है ना? मोर और लेस एवरीबॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, सो द लिपि गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड सेम गोज विद रोमन स्क्रिप्ट, ग्रीक, रोमन, फ्रेंच, जर्मन, ये जितनी भी रोमन स्क्रिप्ट फॉलो करते दे ऑल्सो गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जैसा अब आप समझ पा रहे हो, लाइक फारसी जो स्क्रिप्ट है दैट गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यस, अब वो फिर उर्दू है या अरबिक है या जो भी लैंग्वेज उसके अंदर आती है, क्या इनके लिए भी कंपाइलर बनते हैं या बन सकते हैं या बन चुके हैं? हाँ। तब ऐसा मत समझिएगा
कि आपके सिलेबस में जो है या आप जो पढ़ रहे हैं वो 100% है। पता नहीं कितने तरह के डेरिवेशन और कितनी तरह की पार्सिंग हो सकती है। जैसा संचित बोल रहा, सही बात है। जापानीज या चाइनीज गोज फ्रॉम टॉप टू डाउन, जापानीज तो आई एम श्योर अबाउट इट लाइक दिस, इस तरह से कुछ भी कर करके बना देते हैं। सो नाउ देयर neither left to right nor right to left works, here top to down या bottom to top works। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं आपको, लैंग्वेज के आइडियाज, लैंग्वेज के फिलॉसफीज बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। आप यहाँ जेम्स बॉन्ड मत बनिएगा, क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर एक साथ हर तरह की लैंग्वेज प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें डायगोनल बनाना चाहिए, वो नहीं यूज किया किसी ने। हम बिल्कुल बना सकते हैं, बनाइए। उसको लिखेंगे कैसे, कॉपी कैसे चेक करेंगे। यहाँ लोग सीधी सीधी लाइनें नहीं लिख पा रहे। यस, चलिए सर। तो मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूं सर, ये दो पैटर्न है, इसके अलावा भी बहुत चीजें, बहुत तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, क्या 2 स्टैक पीडीए गेट सिलेबस में नहीं है या उसके क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस में? मुझे आनंद आपसे एक चीज पूछनी है, क्या 2 स्टैक पीडीए का कोई क्वेश्चन आपने गेट में देखा? शायद आप मुझसे पूछ रहे आते कि नहीं आते, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कोई क्वेश्चन देखा 2 स्टैक पीडीए का? नहीं देखा। क्या ट्यूरिंग मशीन के कम से कम 12-15 वर्जन्स के नाम मैंने लिखाए थे, आपको याद है? मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, मल्टी हेडर ट्यूरिंग मशीन, रेस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन, फला ढिमका, जितना भी हो सकता है। जी हाँ। तो एग्जामिनर ने तो सिलेबस में लिखा ट्यूरिंग मशीन, क्या उसने कभी ये बोला कि ये पैटर्न है या ये पैटर्न नहीं है? उसने तो ऐसा कभी नहीं बोला। तो मैं आपसे भला ये कैसे बोल दूं सिलेबस में नहीं है? बट मेरा काम है आपको एग्जाम के लिए ट्रेन करना। तो जो ट्रेन करने के लिए जितना सफिशिएंट है, जो वर्जन है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसमें क्या डाउट है ये बताइए। प्रैक्टिस में उसके क्वेश्चन नहीं। हाँ, मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन आप मेरी बात शायद अब भी नहीं समझ पा रहे। मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में, या क्या आपको कुछ करना चाहिए इसके बारे में? अभी तो 2-3-4 महीने हो गए होंगे तैयारी करते हुए, तो इतना विजडम, इतना विवेक खोपड़ी में नहीं डेवलप हुआ? सोचो एक बार, क्या करना चाहिए इसके बारे में। किसी ने प्रैक्टिस में आपको वो क्वेश्चन दे दिया, मैं मान गया आपकी बात, मैं समझ गया। अब आपको क्या करना चाहिए ये बताओ। बताओ, वेरी गुड। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो बे? ये कॉमन सेंस नहीं समझ आती तुम लोगों को यार, अजीब बेवकूफियां हैं भाई। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्या हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मुझे बताओ। हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सही बात। ऑलरेडी टीओसी पढ़ाने के लिए मैं 60 घंटे लेता हूं, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है। और ऑलरेडी अपन ने इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं जो शायद आपकी बुक में भी आपने नहीं पढ़ी होंगी। किसी को भी किसी भी पैटर्न में कन्वर्ट करना है, ऑल इन दिस एवरी अंडरस्टैंडिंग। बट मेरा अल्टीमेट गोल हमेशा फिक्स है कि मैं आपको एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूं। अगर उस एग्जाम में उस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा है तो उसके लिए मैं आपको ट्रेन करूंगा। कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा, मैं ट्रेन नहीं करूंगा। उसके बाद सर मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, ये कैसे करेंगे? किसी ने प्रैक्टिस में ये दे दिया, वो कैसे करेंगे? फला की टेस्ट सीरीज में ये आया, ये कैसे करेंगे? पेट्रोल से डीजल, डीजल से पेट्रोल में कैसे कन्वर्जन करेंगे? सर ये नहीं कर सकते हम। ऑब्वियसली कर सकते हैं, इस क्लास के स्कोप में नहीं है, बात समझ रहे हैं? और इतना कॉमन सेंस खुद लगाया करिए, एक एक बात नहीं। ये वही वाले सवाल है, क्या सर वो थ्रेड बांधना था तो 2 गांठ लगाए या 1 गांठ लगाए? अबे तू लगा ले अपने हिसाब से यार, हर बात पूछने की बात थोड़ी होती है।
है ना। पेपर 5 मिनट लेट मिला, 10 मिनट की लड़ाई इस बात पे करेंगे सर 5 मिनट बाद कॉपी सबमिट करेंगे, सर पेपर 5 मिनट लेट मिला है। अबे तुझे इतना आता भी कि 3 घंटे बैठ ले तू क्लास में, 5 मिनट पे मैंने देखे ऐसे ऐसे बहादुर लोग, 5 मिनट लेट कॉपी मिली है, कह रहा 5 मिनट बाद सबमिट करेंगे, 10 मिनट की पहले लड़ाई कर ली एग्जामिनर से। ओ भाई पहले लिख तो ले, जब बाद में जरूरत पड़ेगी तब लड़ लियो लड़ाई। नहीं सर टाइम नोट कर लीजिए, अभी 5 मिनट लेट मिला है। फिर पूछेगा सर 2 घंटे के पहले कॉपी जमा कर सकते हैं क्या? टीचर कहेगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते सर? प्लीज जाने दीजिए, पेट में दर्द हो रहा है सर, ऐसा। खैर और बताइए, ये कमेंट छूट गया था आनंद का, आनंद को आनंद आया हो नहीं आया, हमें जरूर आनंद आ गया। इसके अलावा और कुछ कंफ्यूजन आपके हो? थ्रेड्स कैसे बांधते हैं, कौन सा सिलेबस में कौन सा नहीं है, किसने क्या पूछा क्या किया? ठीक है। और देखो अगेन मैं आपसे एक बात बोलता हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ा रहा है, कोई भी और पढ़ा रहा है, ये बहुत लोग मुझसे पूछते, मैं दोबारा एक बार याद दिला देता हूं, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही कि नहीं चल रही कैसे पता लगेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, दैट इज इट। देखो उसके अलावा टेस्ट मैं बना रहा हूं, कोई और बना रहा है, कोई अलग कंपनी बना रही है, डजंट मैटर। क्योंकि कभी कभी अब हर चीज एकदम पैटर्न पे क्या दे, कुछ तो अलग बनाएंगे, बट उस अलग का वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मजेदार हो सकता है, बट गेट में वो आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी का अंदाजा धीरे धीरे आपको हो जाना चाहिए। अब तक सोचिए इस बात को, अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं हम प्रिपरेशन में लैग कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? जवाब तो मैं आपको इतना अच्छा दे सकता हूं ना कि 2-3 दिन तक पानी पियोगे बेटा, उसके बाद कुछ आगे सोचोगे, है ना। बट कोई बात नहीं, क्लास की अपनी मर्यादा है, आपका काम कहने का, मेरा पढ़ने का, तो मैं चुपचाप आगे बढ़ता हूं। चलिए एक छोटी सी बात और करता हूं, वो है रिकर्सिव प्रोडक्शन की। वो प्रोडक्शन क्या है, देखिए वो बात समझते हैं। व्हाट इज रिकर्सिव प्रोडक्शन? वैसे जैसे किसी भी, जैसे हमने इस बात को समझा फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं कि फाइनाइट? अब उसका नाम ही फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, बट क्या हम वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा इज इट पॉसिबल टू जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स? जी हाँ कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग लूप और बाय यूजिंग साइकिल। यस, अभी मैं 2 मिनट पहले भी आपको इसका एग्जांपल दिखा चुका हूं। ग्रामर के अंदर भी जो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, क्या वो लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? किधर गया हमारा ग्रामर का एग्जांपल लिस्ट? वो भी लिमिटेड होंगे, बट क्या लिमिटेड प्रोडक्शन से भी हम इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे? यूजिंग द सेम नॉन टर्मिनल अगेन एंड अगेन, यानी कि generating the same non-terminal on the right hand side of the production. Generating the same non-terminal on the right hand side of the production. तो ये अगर आप चेक करोगे, ये अगर आप फॉलो करोगे, तो इस तरह के जो प्रोडक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं रिकर्सिव प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिकर्सिव प्रोडक्शन। और ग्राफ, तो जैसे आप मुझे बताओ क्या ये तीनों रिकर्सिव प्रोडक्शन है, यस और नो? जी हाँ बिल्कुल है। द प्रोडक्शन विच हैज द सेम वेरिएबल एट बोथ
लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज रिकर्सिव प्रोडक्शन। जहां पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आपको सेम प्रोडक्शन मिलेगा उसको बोलते हैं रिकर्सिव प्रोडक्शन। और वो ग्रामर जिसमें एक भी रिकर्सिव प्रोडक्शन होगा उसको अपन बोलेंगे रिकर्सिव ग्रामर। इफ अ ग्रामर कंटेन एट लीस्ट, अगर एक भी रिकर्सिव प्रोडक्शन होगा देन दैट ग्रामर इज नोन एज रिकर्सिव ग्रामर। क्या बात समझ आती है? ओके, इसको ऐसे पूछ सकते हैं, अगर आपको इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करनी है, इनफाइनाइट लैंग्वेज, तो क्या ग्रामर का रिकर्सिव होना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अगर आपको इनफाइनाइट जनरेट करना है मैंडेटरी है, बिना रिकर्शन के आप इनफाइनाइट पैटर्न जनरेट कर ही नहीं सकते। यस, लेकिन जो पहली एक्सरसाइज कल हम करने वाले हैं वो इसी बात पर करने वाले हैं, कैसे प्रॉब्लम होती है मैं आपको समझाऊंगा। बट जैसे यहां पर आप देखोगे ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन। बताओ लेफ्ट रिकर्शन क्यों बोलेंगे? व्हाई वी कॉल दिस प्रोडक्शन एज लेफ्ट रिकर्शन? बिकॉज जो नॉन टर्मिनल है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। गौर कर पा रहे हैं? लेफ्ट में है। हियर ऑल्सो द नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज इन एक्सट्रीम राइट। ये एक्सट्रीम राइट में है। बात समझ आ रही है? यस यस यस, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। कंपाइलर को, खासकर टॉप डाउन पार्सर्स को, आगे बात करेंगे, नॉट द एवरी आइडिया, खासकर टॉप डाउन पार्सर को एक बहुत बड़ी समस्या है किससे? लेफ्ट रिकर्शन से। एक बहुत बड़ी समस्या है लेफ्ट रिकर्शन से। तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट रिकर्शन को पहले हम कल कैसे जल्दी से आइडेंटिफाई करें और कैसे फिर लेफ्ट रिकर्शन से हम छुटकारा पाए। दैट इज हाउ कैन वी कन्वर्ट लेफ्ट रिकर्शन बाय राइट रिकर्शन। क्या दोनों का पावर सेम है, डिफरेंट है, अलग अलग है, वो सारी बातें। यस, बाकी शाम में आपकी क्लास एज यूजुअल होगी। आज अगर कोई आज मैं कोई स्पेशल क्लास नहीं रखूंगा बिकॉज अभी आज मंडे है। 2-4 पैटर्न या 2-4 काम मेरे पास हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग हो गए हैं, वो मैं काम पहले पूरा करूंगा। कल से फिर मैं आपकी स्पेशल क्लास रखूंगा। सारे की सारा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का आइडिया है, बेसिक्स, वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको एक बार आप होमवर्क करिएगा। यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन, सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन, सारे आइडियाज आपको मिलेंगे जो कि पार्सिंग से पहले पढ़ लेने जरूरी है ना। तो उस पर आप काम करिए। फिर शाम को हमारा जो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट था वो बहुत स्टार्ट हो गया, बहुत शानदार चला था, उस पर डिस्कशन करेंगे। शाम को बात करता हूँ अवस्थी जी आपसे। यस, ओके, बाय बाय।